उड़ना कब आता है, पतंग उड़ाने वालों को शेर को खरगोश आंख नहीं दिखाया करते। मेरी खामोशी की जरा लिहाज रखो और जो आपका जो है लफ्ज बर्दाश्त नहीं होंगे। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में भी कई मुद्दों की गूंज सुनाई थी। राम मंदिर से लेकर विकास कार्यों, रोजगार, नौकरियों, पर्ची खर्ची, करप्शन समेत कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आए। ऐसे में चर्चा सत्र को लेकर हम करने वाले हैं। इससे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ खास रहा दूसरे दिन। ये बात ठीक है कि किसानों के हित में लगातार हमने काम किए हैं। किसान प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। केवल हमने किया ऐसा नहीं है, हर सरकार आती है तो किसान के बारे में जो सोचना होता अच्छा ही सोचती है। समय के हिसाब से अपनी अपनी योजनाओं में सब काम करते हैं। हमने भी काम जो किए हैं उससे कम से कम प्रदेश के किसान का हित हमने किया है। कहीं भी उनके विरोध में जाकर कोई काम नहीं किया, हर समय कुछ ना कुछ आगे बढ़ाया है। चाहे फिर वो प्रोक्योरमेंट का विषय, उनके खाते डीबीटी के माध्यम से खातों में पैसा भेजना, क्योंकि आज एक तनाव भी बना हुआ है। संगठन कुछ किसानों के उसमें एक विरोध की इस सीमा तक पहुंचे जो शायद अपेक्षित नहीं है। तो मैं किसानों के विषय पर सदन के सामने एक निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि मैं 28 तारीख को किसानों के विषय पर एक पूरा वक्तव्य अपना दूंगा। इस एचकेआरएन के बारे में इतना जरूर मैं पहले भी बताया, फिर बताना चाहूंगा कि एक ऐसी व्यवस्था हमने बनाई है प्रदेश के अंदर, चाहे सरकारी कामों में चाहे प्राइवेट कामों में ठेकेदारों की अपनी भूमिका रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर सब सरकारें जहां विभाग में आवश्यकता पड़ती है कर्मचारियों की और समय पर भर्ती मानो किसी कारण से नहीं हो पाती है, और ये लंबी कई बार प्रोसेस होती है, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे एचपीएससी है, चाहे अन्य प्रकार से भी भर्तियां होती हैं, उसमें समय लगता है। काम को आगे चलाने के लिए काम रुके नहीं, तो ये ठेकेदार के माध्यम से भर्तियां करते ही रहे हैं। आज कर रहे हैं ऐसा नहीं, पहले भी होती रही हैं। और अगर अगले 6 महीने का जो अभी कार्यक्रम है उसमें 13,000 की भर्तियों का रिजल्ट तो भी निकला है। 29 से पहले अब हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि कई उसमें फोर्सेस काम करती हैं। हमारे प्रोग्राम में यह है कि हम लगभग 6 और 14 20 और 8 28 29,000 भर्तियों का रिजल्ट ये आने वाले 8 दिन में निकलने वाला है। मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूं। इन भर्तियों को रोकने का काम किसने किया? इन भर्तियों को रोकने का काम इस हरियाणा में एक भर्ती रोको गैंग बना हुआ, और ये भर्ती रोको गैंग क्योंकि नई व्यवस्थाएं जब बनाई जाती हैं, नई व्यवस्था हमने बनाई, हमने सीईटी को लागू किया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, हमने ग्रुप डी की शर्तें 1 कर दी। मैंने ये कहा था कि जहां 3 करोड़ रुपए मिले थे उसको भी इनकार कर दो, 3 करोड़ रुपए नहीं मिले थे। 3 करोड़ रुपए जिस सेक्टर के पास मिले थे उसमें एक सीडी थी, वो इन्होंने माना कि सीडी थी। ये उन्होंने माना कि अगर कोई, मैं गीता पर हाथ धर के इसी अपने संविधान की शपथ को भूलकर गीता की प्रोटेक्शन इन्होंने ली थी अपने राजनीतिक धर्म निभाने के लिए। गीता की यानी अपनी संविधान की सपोर्ट जो सदन का समय अप्रैली मशीन के खिलाफ लाना है तो आप दे दो ना, सीडी जो है तो दे दो। और पिछले सदन में बात कही थी, जहां तक है तो दे दो। मैंने पिछले सदन में ये बात कही थी कि 3 करोड़ के साथ एक सीडी मिली है। नहीं, कोई सीडी नहीं, आप लोगों ने कही थी। आपको जानकारी है या तो उसका कोई तथ्य हो कि सीडी मिली है, आपके पास कोई जानकारी है क्या? उस सीडी में 2 अफसरों की चैट है, उसमें किसके नंबर घटाने हैं, किसके नंबर बढ़ाने हैं। ये खर्ची पर्ची का आप खर्ची पर्ची पर इतनी बड़ी ऐड देते हैं। आपने कहा था कॉपी है, सीडी या तो टेबल करिए। हाँ, तो इन्हें मानना था ना सीडी है, नहीं माना, मैं तो 3 करोड़ रुपए का है। अरे नहीं, देखिए 3 करोड़ की आपकी बात आपको मैं वो करता हूँ। ये कोई वो खड़ा कहता जी खर्ची पर्ची, एक पर्ची दिखाओ, एक खर्ची दिखाओ, मेरा फांसी चढ़ाओ। बोला इनसे क्यों नहीं जवाब मांगते आप? नहीं, देखिए सबूत क्यों नहीं मांगते आप? हमारे सबूत मांग रहे, इनसे सबूत क्यों नहीं मांगते? इनसे सबूत मांगो, सबूत मांगो इनसे। अब इतनी देर से कह रहे बात में नुक्स नहीं बताया करते, हर बात में नुक्स नहीं बताया करते, बूंद को समंदर नहीं जताया करते। उड़ना कब आता है, पतंग उड़ाने वालों को शेर को खरगोश आंख नहीं दिखाया करते।
वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, दो ही तराने हैं, एक आपको याद नहीं, एक हमें याद नहीं। क्या मेरी खामोशी की जरा लिहाज रखो, और जो आपका जो है लफ्ज बर्दाश्त नहीं होंगे, समझे? आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेहडू प्रवक्ता इनेलो, प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी स्टूडियो में है, सुभाष चौधरी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत चौहान साहब आपसे। दूसरे दिन की कार्यवाही को लेकर हम बात करेंगे। एक तो ये 3 करोड़ रुपए की राशि, सीडी, पत्र, चैट, इसे लेकर पिछली बार भी जिक्र हुआ था। कादियानी कह रहे हैं कि सीएम ने गीता पर हाथ रखकर, हालांकि हुआ था और सीएम ने कहा उस पर हम एक्शन भी ले चुके हैं, लेकिन इस मामले की भी पूरी गूंज नजर आई। कांग्रेस और सत्ता पक्ष, खासतौर पर हम सीएम की बात करें, आमने सामने नजर आए। कादियान साहब और उनकी करप्ट कम्युनल कांग्रेस को भगवत गीता से, श्री राम से, भारतीय संस्कृति से, संस्कृत से, सरस्वती से, गंगा से बहुत परेशानी है। भगवत गीता पर शपथ देश की अदालतों में हाथ रखकर भगवत गीता पर शपथ खाई जा सकती है, परंतु अगर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भगवत गीता की एक छोटी सी प्रतिलिपि हमेशा अपने साथ रखते हैं, उस भगवत गीता की शपथ खाकर कोई बात कही तो उस पर इनके पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए, उसका ये अनाप शनाप तरीके से आड़ा तिरछा उल्लेख करने लगे। वर्तमान सरकार, मनोहर जी की सरकार, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि भ्रष्टाचार उसको लेकर के हम जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत की केवल बात नहीं करते, जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत को अमल में लाते हैं। गलत काम करने वाला कोई किसी भी आकार का, रंग का, किसी भी पार्टी का, किसी भी ओहदे का व्यक्ति हो, हमने सामने तथ्य आने पर किसी को आज तक बख्शा नहीं। पहली सरकार है जिसके नेता डंके की चोट पर कहते हैं किसी गलत आदमी का ना साथ देंगे, ना गलत आदमी का क्या बचाव करेंगे, और गलत आदमी कैसा भी क्यों ना हो, कितने भी आकार, प्रकार, रंग का हो, उसको हम कानून की छड़ी से ठोकेंगे। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और गैर कानूनी तरीके से व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने में, मेरिट की हत्या करने में जो लोग भी जहां संलिप्त पाए गए, हमने उनका इलाज बांधा है। देसी में कहना हो तो वो इनको हजम नहीं हो रहा। ये मचल कौन लोग रहे हैं, परेशान कौन लोग हो रहे हैं? कांग्रेस के लोग, और कांग्रेस के लोग या दूसरे जो उनके मित्र हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले, इनके राज में प्रदेश में नौकरियों की यानी नियुक्तियों की मंडी लगती थी ज्योति जी, खुले में लगती थी। हर नौकरी का रेट तय होता था और बाजार में दलाल सारी चीजें तय करते थे। नियुक्तियों के जो रिजल्ट तैयार होते थे, पेंसिल से तैयार होते थे, बाद में रेट लिस्ट के हिसाब से लेन देन जैसा कैसा हो गया उसके हिसाब से परिणाम तैयार किया जाता था। हमने सत्ता में आने के बाद प्रदेश में, प्रदेश की नियुक्ति व्यवस्था में, प्रदेश की सरकारी नियुक्तियों के तंत्र में प्रदेश के नौजवानों, नवयुवतियों का विश्वास बहाल करने के लिए ठोस काम किया है। आज हमारा घनघोर से घनघोर विरोधी भी, वो जो चैनल पर आकर हमें गाली देने की एक संकल्प के साथ घर से निकलता है, जिसका काम केवल और केवल कोसना, उसको छोड़ दीजिए। जो जेन्युइनली अपने दिल पर हाथ रखकर कुछ भी कोई व्यक्ति कहेगा, चाहे हमारे विरोधी दल का भी क्यों ना हो, उसको आज ये मानना पड़ता है कि नौकरियां अब, और शायद हरियाणा बनने के बाद पहली बार हरियाणा में मेरिट पर मिलती हैं, पारदर्शिता से मिलती हैं। हाँ, ऐसे ही ज्योति जी, केवल नियुक्तियों का मामला नहीं था, तबादलों का भी इंडस्ट्री चलती थी। ट्रांसफर इन इटसेल्फ वाज एन इंडस्ट्री इन दिस स्टेट। आधे से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, खासतौर पर शिक्षक जो कि बड़ी संख्या में है, वे तबादलों के लिए चंडीगढ़ के चक्कर काटते रहते थे, जेब में नकदी रख करके, और वहां कनेक्शन ढूंढते रहते थे। हमने डिजिटाइजेशन करके, व्यवस्था को पारदर्शी बना करके हरियाणा में से ये जो गड़बड़ झाला था, इसको कमोबेश समाप्त कर दिया है।
कहीं कोई इक्का दुक्का फन उठाता है अगर भ्रष्टाचार का नाग, हम उसका फन कुचलने के लिए भी मुस्तैदी से कार्रवाई करते हैं। सदन में सीडी चिल्लाने वालों को सदन के भीतर ही चैलेंज किया गया कि भाई कोई सीडी ले रहे हो तो लाओ, काट के दो ने, दिखाओ ने, टेबल इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन है कुछ नहीं, हल्ला करना है, ना मुद्दे हैं, ना सवाल हैं, ना हरियाणा के नौजवानों के दर्द से, उनके भविष्य से इनका कोई लेना देना है। केवल शोर मचाएंगे क्योंकि चुनाव आ गया है तो इसलिए थोड़ा सा और हल्ला करेंगे। सदन के भीतर यही कांग्रेस के लोग करते हुए ज्योति जी दिखाई दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने फिर से दोहराया है, हमने हरियाणा को हर तरह से रोशन किया है। हरियाणा में 5800 से अधिक गांव आज ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली मिल रही है। भाई साहब, ये बिजली भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आपने हरियाणा के गांव को क्यों नहीं दी थी? अगर आप गांव के इतनी चिंता करने वाले हैं, आप भी स्वयं को किसान का बेटा कहते हैं, गांव में ही आपका जन्म हुआ है, मैं ये मान के चलता हूं, तो आपको किसने रोका था? आपके हाथ किसने बांधे हुए थे गांव को 24 घंटे बिजली देने से? ये सवाल इंडियन नेशनल लोकदल से भी पूछा जा सकता है। सत्ता में रहे तो आपने गांव चिल्लाया, गांव का नारा केवल लगाया, लेकिन गांव को 24 घंटे बिजली देने की आपने सोची नहीं। गांव को 24 घंटे बिजली दी तो हमने दी, नौजवानों को मेरिट पर नौकरी दी तो हमने दी, तालाबों को बेहतर करा तो हमने किया, नालियां गलियां पहले से बहुत बेहतर बनाई तो हमने बनाई। ये सब काम आप भी कर सकते थे, क्योंकि आपको भी प्रदेश की जनता ने चुनकर भेजा, 2 बार चुनकर भेजा, लेकिन आपको अपने घर भरने से फुर्सत नहीं थी। आपको दलालों की जो टोलियां आपके आसपास घूमती थी आपके संरक्षण में, उनका पेट भरने से फुर्सत नहीं थी। गांव के गरीब की चिंता इसलिए करने की फुर्सत आपके पास थी कहां? आपको न नौजवान की चिंता थी, न गरीब की चिंता थी, न महिला की चिंता थी। आप नारा गांव का लगाते थे और घात भी गांव के साथ करते थे। चलिए, कांग्रेस को मैं चर्चा में जोड़ रही हूं। आपके बारे में हरियाणा का साधारण, ये जो सरकार के दावे हैं, हालांकि बहुत सारे दावे तो साधारण हरियाणवी इस बात को समझता अच्छे से, हालांकि विपक्ष नहीं मानते और विपक्ष मानेगा भी नहीं, इसकी तो आप लोग उम्मीद भी नहीं करते होंगे। ज्योति जी यही करेंगे। आज विपक्ष माने विपक्ष ना माने, मैं तो यूं कह रहा हूं, आंकड़ों पर आ जाए ना, तथ्यों पर आ जाए ना, आए मैदान में आंकड़ों पर। साहब, मैं कांग्रेस की चर्चा में जोड़ रही हूं। जुमलेबाजी अलग विषय है। हमने सदन में भी सुना, अभी आपने रिपोर्ट में स्वागत है कांग्रेस का। ये जो सीडी वाला या चैट वाला धांधली वाला मैटर है, इसमें सीएम साहब ये कह रहे हैं झूठ बोला गया। स्पीकर की ओर से भी कहा गया कि गलत आरोप ना लगाएं अगर सबूत नहीं है, और अगर कहें तो उन्हें टेबल करें। कल तक अगर रघुवीर कादियान सबूत नहीं देते हैं, इस बात को साबित नहीं करते हैं, सही नहीं ठहराते हैं, तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। नहीं था, कृपया मेरे बीच में कोई टोकने की कृपया ना करे। मैंने अपनी बात रखनी है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने कहा और नेता बीजेपी कह रहे हैं खर्ची पर्ची बंद कर दी, जब माल टेचियों में आता हो ना, उस पर्ची कोई वैल्यू नहीं होती। हरियाणा में एक भी ऐसा सरकारी विभाग बता दो जहां बिना रिश्वत लिए काम होता हो। दूसरी बात, घोटाले की, जितने घोटाले देश के इतिहास के अंदर इस सरकार में हुए आज तक सुना भी नहीं। खनन घोटाला, धान घोटाला, सरसों घोटाला, खनन, कितने लोग खनन घोटाले के नाम पर मर गए। एक डीएसपी को खनन के नाम के ऊपर पलवल के अंदर सुरेंद्र सिंह, जो मेरा पड़ोसी हिसार का है, उसके ऊपर गाड़ी चलाकर मार दिया जाता है। और दुनिया भर के घोटाले आपके सामने हैं और ये कहते भी ईमानदारी की सरकार है। दूसरी बात, जहां कहते हैं पेपर लीक घोटाला, कहते हैं हमारी नौकरी, और 37 पेपर जिस सरकार के अंदर लीक होते हो, पेपर बिकते हो, और वो बात बोलते भी हमने नौकरियां नहीं, हमने बिल्कुल सच्चे ढंग से काम किया। ये मुख्यमंत्री जी का बयान मैं आपके चैनल पे भी सुन रहा था डिबेट से पहले। हमने किसानों के हित में काम किया, बड़ा अच्छा काम किया भाई। क्या किया? आपने वादा किया था ऐसा, मतलब किसानों की आय 2 गुना करेंगे। आपने आय 2 गुना नहीं की, किसान का खर्चे 2 गुना जरूर कर दिए। किसान आंदोलन के अंदर 750 किसान शहीद हो गए। आज भी एक किसान
तभी रिपोर्ट आई है एक किसान खनौरी बॉर्डर के ऊपर आज शहीद हो गया, एक की रिपोर्ट और आ रही है, 2 पहले हो चुके। आप देखिए किसान हमारा देश का अन्नदाता है, किसान के साथ क्या किया इन्होंने, झूठे मुकदमे दर्ज करके किसानों को जेल में डाला गया, पानी की बिछोड़े, आंसू गैस के गोले, लाठियां चार्ज किसानों को ऊपर की इन्होंने की। आज किसान इनसे खुश है। अगर किसान के हित में काम किया तो किसान क्यों बार बार आंदोलन करते हैं, क्यों आप झूठा वादा करते हो? जब देश के प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा कर दी, किसान उठ के आ गए। 2 साल पहले ये एक कमेटी बना दी, एमएसपी की गारंटी के लिए एक कमेटी बना दी, 2 साल हो गए, उस कमेटी का आज तक कोई अता पता नहीं है। 2 महीने पहले किसानों ने एक अल्टीमेटम दिया, हमारी समस्या का समाधान कीजिए, नहीं हम दिल्ली कूच करेंगे। कोई सुनाई सरकार ने नहीं की, उल्टा 7 लहर की इन्होंने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर, किले गाड़कर हरियाणा और पंजाब को कैद करके रख दिया। आज क्या हालात है, उद्योगों का क्या हालात है, व्यापार का क्या हालात है। बहादुरगढ़ के अंदर जाने का दिल्ली रास्ता नहीं है, फुटवेयर की फैक्ट्रियों को हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। कुंडली, पानीपत, सोनीपत से दिल्ली जाने का रास्ता नहीं है। दिल्ली मैं से सवाल क्या कर रही थी, आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आपकी बात सही हो सकती है, मैं उससे नहीं इनकार कर रही हूँ, लेकिन ये कहा गया कि सदन में कि झूठ बोला गया, झूठे आरोप लगाए गए, ये सीढ़ी वाली बात झूठ है, इसे टेबल करें अगर ये सही है तो। देखिए झूठ सरकार बोलती है, मैंने कहा ये अब भी कह देना, बजरंग दास गर्ग कह देंगे इनके पास कोई सीडी है, आपके चैनल पे रख देना उस सीडी को, हिम्मत है तो रखे इस चैनल पर लेकर आइए ना। चैट वाली बात को लेकर भी सीएम साहब ने कहा कि अगर कोई चैट यही ले आओ, बजरंग दास गर्ग सीडी है किया जाता उस वक्त भी, पिछले सेशन में मैं सुनाता हूँ, महकमा गिराता हूँ, इनके तहसील के अंदर इन्होंने दलाल छोड़े हुए हैं। अगर रजिस्ट्री करवानी हो दलाल के माध्यम बिना रजिस्ट्री नहीं होती। मुख्यमंत्री जी बोल देते प्रॉपर्टी आईडी के अंदर ये भारी भरकम घोटाला, 95% प्रॉपर्टी आईडी गलत दर्ज हुई है और प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर रजिस्ट्री की बात आज मुख्यमंत्री कही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ। बगैर रिश्वत दिए ना तो तहसील में रजिस्ट्री होती है ना कोई काम होता है। और जहां तक प्रॉपर्टी आईडी के अंदर 18 करोड़ 11 लाख का टेंडर। चलिए बजरंग जी, अगर ऐसा है तो आप लोग शिकायत दें और शिकायत के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम डिबेट भी करेंगे इस मुद्दे पर। देश के आगे भीड़ बजाएं क्या? ज्योति जी कौन सुनाई करता है, किसकी सुनाई करता है? अरविंद शर्मा इनका सांसद रिटर्न के अंदर कंप्लेन मुख्यमंत्री को देता है, रिटर्न के अंदर पुलिस अधीक्षक। जान जी देखिए, आप कम ही समय में अपनी बात रखिएगा, दूसरे प्रवक्ता जो है उनको भी चर्चा में जोड़ेंगे फिर। ठीक है, आपको कुछ कहना है? मैं ये कहता हूँ, बोलिए। बस मैं मुझे 2 साहब रुकिए, अभी बजरंग जी रुकिए सर। जब हमारे को पूरी बात बोलना सर, आप शंभू से लेकर खनौरी, सिंघू, टीकरी हर जगह की बात आपने कर ली, अब भी आपको लग रहा है कि आपकी बात रह गई है? जब मुख्यमंत्री ने बात रखी है आज विधानसभा पटल के ऊपर आप बात कह चुके हैं सर, आपको जो बोलना था समय तो आप ले चुके हैं ना, आपने तो सारे मुद्दों पर बात कर ली, अभी आप सुन लीजिए। नहीं ऐसे नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं, जो इन्होंने बजरंग दास गर्ग से लेकर रघुवीर सिंह काद्यान तक सबको चुनौती है, अगर कोई सीडी है तो वो चैनल पर रख दें या सदन के पटल पर रख दें। दूसरी बात, इन्होंने कहा मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं कि रजिस्ट्री बिना रिश्वत के नहीं होती। बजरंग दास गर्ग को मैं चुनौती दे आधे घंटे के भीतर, घंटे भर के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करवाना मेरा काम है, लेकिन बजरंग दास गर्ग को यही नहीं पता चलता कि सदन में बात क्या हुई। बात मुख्यमंत्री जी कर रहे थे बजरंग जी, आपके समय में कोई नहीं बोला था, पूरी डिबेट का समय बर्बाद हो जाएगा, एक दूसरे के बीच में आप उसको कार्रवाई कर दी आपने क्या? जिसकी एफआईआर दर्ज है। बजरंग दास जी इनको म्यूट कर दीजिए, कोई भी दूसरे के समय में अगर बोलता है सभी को बिना कमांड के म्यूट करें। पीसीआर उसमें क्या कार्रवाई? चौहान जी जल्दी अपनी बात कहें आप। बस मैं ये कह रहा हूँ, ये बार बार एफिडेविट जो कहते हैं, इनको मैं आपके चैनल पर फिर से निमंत्रण दे रहा हूँ
भ्रष्टाचार के जिस भी मामले में ये लिखित शिकायत करेंगे, सप्रमाण शिकायत करेंगे, एफिडेविट देंगे, जो इन्होंने अभी कहा करेंगे, कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और उस मामले की चर्चा हम लोग आपके चैनल पर लाइव करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये आरोप लगाकर ना भागें। एक छोटा सा बस एक बात चाहिए कि आज मुख्यमंत्री जी ने जिक्र तो किया था परिवार पहचान पत्र का, बजरंग दास गर्ग जी प्रॉपर्टी आईडी पर उलझ गए, तो बात होती है जालंधर की, ये पटियाला पहुंच जाते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा ज्योति जी? इनसे कहिए कि थोड़ा सा होमवर्क करके चीजों का फिर डिबेट में आया करें। परिवार पहचान पत्र की बात करेंगे तो परिवार पहचान पत्र चौहान साहब, इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ मैं। आज के सत्र की कार्यवाही को कैसे देख रहे हैं? और कल भी चूंकि हम अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बात कर रहे थे, कल कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाली है, क्या कहेंगे विजेंद्र जी? जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसमें प्रदेश का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है और विकास के कार्यों का लेखा जोखा दिया जाता है और उसके ऊपर चर्चाएं होती है। लेकिन बड़े ही खेद का विषय है कि कल का सत्र जो था, कल का सत्र का काफी टाइम केवल मात्र इस बात पर निकालने का काम किया गया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा आज ही होनी चाहिए या कल होनी चाहिए। और आज का भी जो मोस्टली टाइम है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर निकालने का काम किया गया, जो कि एक आवश्यक नहीं था। उसके ऊपर काफी सारा समय निकाला गया, बचा खुचा समय शेरों और शायरी में निकालने का काम करने का काम किया। मैंने काफी सारा हिस्सा आज का सेशन का सुनने का काम किया। मैं बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विधानसभा जैसे पवित्र स्थान के ऊपर भी और एक बजट सत्र के अंदर भी जो सरकार के द्वारा बातें रखी गई, कांग्रेस के द्वारा बातें रखी गई, दोनों ही जो बातें हैं वो बिल्कुल ही सही बातें नहीं थी। दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। पहले मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी आज घड़ियालू आंसू किसानों के लिए बहाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिनके पास 10 साल का समय रहा प्रदेश में भी और देश में भी, वो किसानों के आंसू तब नहीं पहुंचे इन्होंने और तब नहीं इनको आंसू दिखाई दिए, जबकि डिमांड भी उठी थी। एमएसपी की बड़ी जोर शोर से डिमांड उठी, लेकिन इन्होंने टालने का काम किया। आज विपक्ष में बैठे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम जो ना उसमें सत्ता में आते ही इसको लागू करेंगे। इनको कर्मचारियों के आंसू नहीं दिखे थे, उन्होंने ओपीएस को बंद करने का काम किया। आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो जो ना ओपीएस को भी लागू करने का काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम कद्दू तोड़ के लाएंगे, हम चांद तारे तोड़ के लाएंगे। अरे भाई, देश ने आपको टाइम दिया था 10 साल का, तब आपने कुछ नहीं किया। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी, जो कि बिल्कुल घमंडी सरकार है और बिल्कुल असत्य के आधार पर बात कहती है, जो केवल और केवल जुमलों की बात करती है, ये भी उसी राह पर चलती है। ये कहते भी आपने मुख्यमंत्री जी का स्पीच हमारे को सुनवाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती को किस प्रकार से सही ठहराने के लिए बात कही कि अचानक कर्मचारियों की कमी हो जाती है, कहां से वो लेकर के आए, इसलिए हमने कॉन्ट्रेक्चुअल जो है ना फॉर्मूला शुरू कर दिया, जबकि 2 लाख रेगुलर पोस्टें हमारी खाली पड़ी हैं, उनको तो भरने का काम नहीं कर रहे। और कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जायज ठहराने की बात करते हैं। कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत हित के कार्य किए, हमने इतने पोर्टल बना दिए। अरे भाई, एक अनपढ़ किसान जहां नेट तक की सुविधाएं नहीं है, उन पोर्टलों को ठीक है आप लेकर के आए। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत सिस्टम है, डिजिटल युग है, डिजिटल एरा में ये आने भी चाहिए और अच्छे से भी आने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ये सरकार थोपने का काम करती है वो बिल्कुल ही बैड पॉलिसी इनकी है, जिसकी वजह से आज किसान परेशान है, दुखी है और त्राहिमाम कर रहा है। आज किसान के ऊपर ही सेशन निकला और ये जो नो कॉन्फिडेंस था उसको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने ये देने का काम किया कि किसान दुखी है, इसलिए हम नो कॉन्फिडेंस लेकर के आए और आपकी सरकार को चलता करने का काम करें। राज्यसभा का तो मैदान इन्होंने खाली छोड़ दिया, वहां क्यों नहीं अपना कैंडिडेट खड़ा करने का काम किया और वहां क्यों नहीं आपने देखा कि सरकार के कुछ एमएलए आपके साथ आ सकते हैं। वहां तो निर्विरोध 30 एमएलए लेकर के भी आपने निर्विरोध चुनवाने का काम किया। सुभाष बराला को क्यों वहां छाती तान करके खड़े नहीं हुए उसके आगे। और अब करते हैं कि विधानसभा में सत्र के इसके नो कॉन्फिडेंस के माध्यम से जो ना ये सरकार की ताकत दिखाना चाहते हैं कि हमने नो कॉन्फिडेंस लेकर के हैं, केवल मात्र दिखावा, केवल मात्र जनता को, देश को ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं, जबकि दोनों ही पार्टियां एक ही थल्ले के चट्टे बट्टे हैं, न किसान हितैषी है न प्रदेश हितैषी है। ये केवल और केवल वोट लेने के लिए इधर उधर की बातें करने का काम करते हैं। अभी हमारे चौहान साहब ने कहा हमने गरीब का भला किया, हमने महिलाओं का भला किया, हम जो है ना जवानों की भी चिंता करते हैं।
अरे भाई, यदि आप जवानों की चिंता करते हैं तो कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री प्रदेश में लगाने का काम क्यों नहीं किया जिसमें हजारों लोगों को नौकरी मिलती, हजारों जवानों को भर्ती मिलती। नौजवान हितैषी होने का दावा करते हो और वार क्षेत्र में वहां किसान जवानों को भेजने का काम करते हो। महिला की सुरक्षा में हरियाणा प्रदेश आज पूरे इंडिया में मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन, प्रधानमंत्री कार्यालय ने आपको आंकड़े दिए हैं। आप महिलाओं की इस प्रकार से चिंता करते हो। आज प्रदेश में लगभग 50% लोग गरीबी रेखा में आ गए हैं, आपका ही आंकड़ा है। और फिर आप करते हो अंत्योदय की बात करने का काम करते, क्या करते हो? केवल जुमले और शेर और शायरी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। प्रियदर्शनी जी, राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम को हमने सुना, आपको मौका मिला, सरकार की उपलब्धियों पर बात कर रहे थे, बहुत सारे परिवर्तन हम लेकर आए हैं, पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म किया गया, नौकरियों को लेकर भी कहा गया कि अगले 8 से 9 दिन में 28 से 29 हजार नौकरियां दी जाएंगी। ग्रुप डी और सी के रिजल्ट आने के बाद सीएम की ओर से कहे गए। देखिए ज्योति जी, यहाँ पे आने से पहले, इस डिबेट में आने से पहले मैं ये विधानसभा की कार्यवाही थोड़ी बहुत सुन के आई थी। बड़ी हैरानी की बात, क्योंकि मैंने बीच में रोक दिया था क्योंकि मुझे कोई औचित्य नहीं लगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं विधानसभा की कार्यवाही देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी मुशायरे में हमारे खट्टर साहब गए हैं और मुशायरा कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि काम की तो बातें कर नहीं रहे थे। और जहां फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें, अब थोड़े से गंभीर विषय पे बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें, तो ना ही इस बजट, वैसे तो ये कितनी किसान विरोधी सरकार है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये सबने देख ही लिया है कि किस तरीके से आज एक किसान भाई को गोली लग गई है। तो ये क्या किसानों की बात करते हैं, ये क्या किसान उत्थान की बात करते हैं? आज तक पराली की जो मशीनें इन्होंने बोला था कि जो जिनके पास बड़ा लैंड है उनको बड़ी मशीन देंगे और छोटा जो जिनके पास लैंड है, लैंडफिल है, उसे छोटी मशीनें देंगे, आज तक किसानों को नहीं मिली है मशीनें। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पहले तो निवेदन करूंगी कि प्लीज चुप रहिएगा सर, क्योंकि मुझे मेरी क्योंकि मैं बोलने जैसा ही बोलूंगी मुझे मालूम है वो टोकेंगे, तो इसलिए देखिए अभी इन्होंने बोला कि बिजली जो है, मैं वीरेंद्र जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। इन्होंने कहा कि 24 घंटे की बिजली, 24 घंटे की ये बिजली दे रहे हैं हरियाणा में। पता नहीं ये कौन से हरियाणा में रह रहे हैं, क्योंकि उस हरियाणा में हम तो नहीं रह रहे हैं। क्योंकि मुझे एक जिले का नाम बता दीजिए, ये बता दीजिएगा अपनी बारी में, एक जिले का नाम बता दीजिए। चलिए जिला छोड़िए, आप मुझे एक गांव का नाम बता दीजिए। चलिए एक गांव का नाम बता दीजिए कि एक गांव ऐसा है प्रियदर्शनी जी कि जहां पे 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं और वहां पे देखते हैं कि कौन सा अमृत काल आप वहां पे लेके आए। कुछ गांव ऐसे हैं जो डिफॉल्टर हैं, वहां बिजली नहीं मिलती। ऐसा कौन सा गांव है, मैं देखना चाहती हूँ। यकीन मानिए मैं चलूंगी डॉक्टर साहब आपके साथ। दूसरी बात, पिछले साल का मैं थोड़ा बजट इनको बता दूं। पिछले साल का बजट था 1,48,073,000, ठीक है। अब आप ये देखिए 12% इंक्रीज हुआ। इन्होंने डेप्ट कैसे कम करना है, मतलब जो उधारी जो चढ़ी हुई है हरियाणा पे 3,60,000 करोड़ की, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कोई। इस पे कैसे इसको उतारा जाएगा, इस पे कोई चर्चा नहीं है। पिछली बार भी था, पिछली बार के बजट को करीब 55,000 करोड़ रुपए कर्ज उतारने के लिए उसमें रखा गया था। क्या उतरा? साल भर हो गया ना ज्योति जी, साल भर हो गया, उतरा तो नहीं है। अभी इन्होंने पिछले साल एक और वादा किया था कि 700 न्यू बेड और हॉस्पिटल बनेंगे। वीरेंद्र जी मुझे बात करने दीजिए, उसके बाद सारे जवाब दीजिएगा। 700 न्यू बेड बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, गुड़गांव में मल्टी हॉस्पिटल बनेंगे। आज गुड़गांव में हालत ये है कि आज डॉक्टर भी नदारत है, डॉक्टर मिलना भी मुश्किल है। पेशेंट अगर चले जाए तो वहां से जिंदा वापस आ जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। रोजगार पे अगर हम बात करें तो 25 लाख युवा रोजगार हैं। और इन्होंने अपने बजट में ये बोला था कि हम लोग युवा सशक्तिकरण का स्टार्टअप के लिए हम फंड देंगे। कितने लोगों को आपने फंड दे दिया? और अगर इतने लोगों को आपने फंड दे दिया तो आज 25 लाख युवा जो है वो बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? 25 लाख युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं। कितने ही युवा ऐसे हैं जो ड्रग्स और नशे के कारोबार में या तो चले गए हैं या खुद सेवन करने लगे हैं। सिरिंजें मिल रही हैं, ना कि किताबें मिल रही हैं। पंजाब में क्या हाल है? पंजाब का हाल, अरे पंजाब का हाल बहुत अच्छा बोला ज्योति जी। आप लोगों को तो मुबारकबाद देनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि चोर ने तो बहुत कोशिश कर ली चोरी करने की, लेकिन चंडीगढ़ में आज मेयर
हमारा ही बना है। तो आज ये पता लग रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र की आज विजय हुई है। आज ये पता लग रहा है डॉक्टर साहब, इनका सामान्य ज्ञान ठीक करवा दीजिए ज्योति जी। डॉक्टर कुछ भी आई बाई बोल रही हैं। डॉक्टर साहब कुछ भी आई बाई बोलेंगे। आपके बोलने से मैं नहीं रुकूंगी। पंजाब की हो रही है, आप चंडीगढ़ में छलांग लगाने लगी। नहीं नहीं, क्यों चंडीगढ़ के बारे में तो बताऊंगी ना, किस तरीके से आप क्यों मिर्ची लगी ना आपको, क्योंकि मैंने आपको सच्चाई बोली है। चंडीगढ़ क्योंकि आपको सच्चाई बोली है मैंने आपको। पंजाब है क्या? मैंने आपको सच्चाई बोली है। चंडीगढ़ पंजाब है क्या? नहीं, आपको मिर्ची लगी है क्योंकि आपको सच्चाई बोली है। आप जब भी इनको सत्य बोल दो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, आपकी बुद्धि पर पत्थर पड़े हैं। मतलब ये देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है। बाबा भीमराव अंबेडकर को आज ठीक है, मैं चर्चा को अभी आगे ले जाती हूँ। मैंने चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर बात नहीं की। आयुष्मान और चंडीगढ़ पंजाब में नहीं है, आप भी जानती होंगी। मैं बता रही हूँ नशे को लेकर जब आप बात कर रही थी तब, क्योंकि आप लोगों की वहाँ पर सरकार है, जब आप हरियाणा सरकार अच्छा मुझे एक गांव तो बता दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे एक गांव बता दीजिए जिसमें 24 घंटे बिजली आती है। मैं सुभाष जी को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। एक गांव में जानना चाहती हूँ आपसे डिबेट में। अभी रुकिए प्रियदर्शनी जी, आपके पास आएंगे। सुभाष जी, कैसे देख रहे हैं आज के सत्र की कार्यवाही को? कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी, खास तौर पर करप्शन को लेकर, पर्ची खर्ची को लेकर, नौकरियों को लेकर बात हुई। ज्योति जी, विजेंद्र रेड्डी जी की जो चिंता है, सदन का समय बहुमूल्य होता है और जनहित के मुद्दों के प्रति डेडिकेट किया जाना चाहिए। मैं उनके इस बात से सहमत होते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री, मुझे इस आज, हालांकि ठीक है उनकी चिंता बिल्कुल दुरुस्त है और मैं सहमत हूं एक पत्रकार के रूप में इस बात से। बहरहाल सदन में आज की सदन की जो बैठक है उसमें सरकार की सतर्कता और विपक्ष की सक्रियता दोनों ही मुझे देखने को मिली। काफी समय बाद मुझे इस सदन में आज थोड़ा संतोष मुझे हुआ इस बात से कि कम से कम विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और सरकार भी मजबूती से अपनी बातें और अपना जवाब वो दे रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर, मैं क्यों ऐसा मेरा ओपिनियन बना है आज की बैठक को देखकर, पूरा सदन की पूरी बैठक मैंने आज देखी है, बहुत क्लोजली मैंने मॉनिटर की है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर किसानों का वक्तव्य, किसानों पर उन्होंने कहा कि हम 28 तारीख को वक्तव्य देंगे, ठीक है, एक सही स्टेप है मुख्यमंत्री की ओर से, मैं ऐसा मानता हूं कि कम से कम स्थिति स्पष्ट होगी। जिस बात को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं कि भाजपा सरकार ने किसान के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, तो उसको लेकर एक कंपोजिट, उनका कंप्रिहेंसिव स्टेटमेंट आना चाहिए और अच्छी बात है, अच्छी पहल है। दूसरी बात, उन्होंने भर्ती को लेकर स्थिति स्पष्ट की, जैसे HKRN की, जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर उन्होंने काफी कुछ आज स्पष्ट किया है। उसमें ठीक है, विपक्ष के भी कुछ सवाल थे उसमें, मगर उन्होंने काफी कुछ स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की कि क्या उसकी मोडलिटीज है जिसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं। दूसरा, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर कि उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती नहीं होती है, कांग्रेस के एक सदस्य ने सवाल खड़ा किया, तो उस पर मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सारी बातें स्पष्ट कर दी और ये भी क्लियर कर दी कि भाई SC या OBC के लिए ज्यादा रिजर्वेशन उसमें हम दे रहे हैं, जो कि नॉर्मल कोर्स में नहीं होना चाहिए, लेकिन दे रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकलिटी उसकी ऐसी है, उसको लेकर उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी। अब मैं आता हूं, जैसे बेरोजगारी की बात है, बहुत माकूल बात है जिसको शायद विपक्ष ने इस बात को अभी लपका नहीं, मगर मेरे जैसा पत्रकार मैं उस इनपुट को नहीं छोड़ सकता। मुख्यमंत्री ने आज माना, उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर आप CMI की आंकड़े की ही बात अगर आप करते हैं या फिर सरकारी आंकड़े, केंद्र सरकार के आंकड़े की बात आप करते हैं, उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि अनर्गल तथ्य नहीं मान सकता। हाँ, 8 से 9% के बीच उन्होंने कहा कि ये स्थिति है, लेकिन कंपैरेटिव जो बातें उन्होंने कही है कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी, क्या आप CMI के आंकड़े पर आप स्टैंड करते थे, तब आप क्या उसको मानते थे, तब क्या स्थिति थी, वो चीज भी उन्होंने रखी। तो विपक्ष के सामने उस बात को भी रखा कि आपके जमाने में क्या हालात थे। तो मुख्यमंत्री ने बहुत साफगोई से बातें कही है, मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात जो पर्ची खर्ची की बात आई, जिस पर काफी नोक-झोंक देखने को मिली और विपक्ष के नेता को भी बार बार उठना पड़ा, उन्होंने ये बातें कही, उन्होंने कहा मैं फांसी पर लटका दो। वैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, ऐसी स्थिति विपक्ष के नेता के लिए नहीं आनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। हालांकि ये बातें उनको नहीं कहनी चाहिए, लेकिन देखिए सदन में क्या होता है, सदन में सारी बातें आरोप नहीं होते, वहां कुछ बातें, देखिए परंपरा है, संसदीय परंपरा है कि अगर कोई सदस्य किसी प्रकार की आशंका व्यक्त करता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस मसले को संवेदनशीलता से लेते हुए उसकी जांच कराए और उसके जो तथ्य सामने
आने चाहिए वो सदन के सामने रखे या सदन को विश्वास में ले, उनके सामने स्पष्ट करे इस बात को। ये बात ठीक है। तो उस पर मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं कि बर्खास्त कर दिया और उसकी जांच चल रही है, जो भी बातें, लेकिन एक बात सोचनी है कि अगर विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा है या उनके पास कोई ऐसा सबूत है तो उनको जरूर लाना चाहिए। यहाँ भी चौहान साहब, डॉक्टर चौहान ने ये बातें कही है तो उसको लाना चाहिए। ये नहीं कि आप केवल एक फारस की बातें, मतलब फ्लोट करने वाली बातें, पानी पर तैरने वाली बातें कहकर के आप आगे नहीं निकल सकते। आप जिम्मेदारी से कुछ बातें कहिए तो जनता उसको सही तरीके से एक्सेप्ट करेगी और फिर उसमें उसका अगर कोई रिजल्ट सामने आता है तो निश्चित रूप से वो प्रामाणिक बात मानी जाएगी। लेकिन इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि ये चीजें, अगर आप विपक्ष के नेता हैं और आप कोई बात आप कह रहे हैं तो आपको उस तरीके से वो बात कहनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। आशंका आपने व्यक्त की, वो भी आपका अधिकार है। मुख्यमंत्री जांच कराएंगे, ये उनका अधिकार है। वो बातें वो कह रहे हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो वहां कही गई, बिजली के रेट को लेकर के, बिजली के रेट के अभी किसी प्रवक्ता ने इस बात को पॉइंट आउट नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और हम सब आपके सबके जीवन से संबंधित ये एनर्जी का मुद्दा है। इसको लेकर उन्होंने जो दावा किया, मुख्यमंत्री ने कहा कि 9.5 साल में बिजली के रेट 1 पैसे भी नहीं बढ़ाए गए। इस बात को लेकर विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं था। हाँ, उन्होंने ये बात जरूर कही कि आप महंगे रेट पर खरीदते हैं, तो उन्होंने ये भी स्थिति स्पष्ट कर दी। मैं समझता हूँ आपके दर्शकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बात है, स्थिति स्पष्ट कर दी कि जो पीक आवर्स होते हैं, पीक मंथ होते हैं, उसमें कुछ महंगी बिजली जरूर खरीदी जाती है, लेकिन आमतौर पर हम सस्ती बिजली खरीद रहे हैं। जी, चौहान साहब कुछ कह रहे हैं। जी, देखिए जिस बात का कुल मिलाकर विविध विषयों का विविधीकरण आज मुझे इस सदन की आज इसकी बैठक में मुझे देखने को जरूर मिला, नजर आया। बिल्कुल जो बात सुभाष जी ने कही, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि इनसे भी तो सबूत मांगे जाए ना, तथ्य मांगे जाए। पर्ची खर्ची के आरोप हम पर लगा रहे हैं, पर्ची खर्ची के सबूत लेकर आए, मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। ज्योति जी, मैं उत्तर दूं? जी ज्योति जी, पर्ची खर्ची की बात बच्चे की जुबान पर है हरियाणा के, क्योंकि सब लोग ये मानते थे, सब लोग ये जानते थे कि नियुक्तियां ऐसे ही होती हैं। एक नॉर्म बन गया था कि रिजल्ट पेंसिल से तैयार होगा, बाद में पैसे, लेन देन, खर्ची, पर्ची, सिफारिश के हिसाब से परिणाम बदल लिए जाएंगे। इसीलिए हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों ने हरियाणा की परीक्षाओं की तैयारी बंद कर दी थी। आपको मालूम है, आज हरियाणा के सारे कोचिंग सेंटर वो लबालब जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थियों से भरे हुए आपको दिखाई देते हैं। तो इसलिए दिखाई देते हैं कि हरियाणा के नियुक्ति तंत्र पर हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों का भरोसा बढ़ा है। अगर पर्ची खर्ची नहीं थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बताना चाहिए, तो ऐसा कैसे संभव था कि जब HCS का परिणाम आता था ज्योति जी, तो उसमें जो लोग नियुक्त होते थे वो मंत्रियों के रिश्तेदार, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार, OSDs के रिश्तेदार, अफसरों के रिश्तेदार वही सेलेक्ट होकर के कैसे आ जाते थे? और अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अब हरियाणा के गरीब से गरीब घर का, रिक्शा चालक का, छोटी सी नाई की दुकान, सलोन चलाने वाले का बेटा वो HCS बन जाता है, गजेटेड ऑफिसर बन जाता है। यह स्थिति अगर पर्ची नहीं थी, अगर बेईमाना नहीं था पहले, तो पहले भी बनते। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दूसरी बात, मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियदर्शिनी जी से आपके माध्यम से पूछ रहा हूं। प्रियदर्शिनी जी, हरियाणा में रहते हो या कहीं विदेश से आते हो डिबेट करने के लिए, या केवल डिबेट में शामिल होने के लिए ज्योति जी के स्टूडियो पहुंचते हो? हरियाणा के 5800 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली आती है। नाम बताइए सर। और आप एक गांव का नाम पूछ रही हैं, इससे आपकी अज्ञानता। नाम बताइए, नाम, बातों को टालिए मत, घुमाइए मत, नाम बताइए। चलिए आप एक बार चौहान साहब, फिर आप उन गाँव के नाम बता दीजिए ना जिनमें बिजली नहीं आती। आप उन गाँव के नाम बता दीजिए। चौहान साहब, गाँव के नाम बताने के लिए तो समय काफी नहीं रहेगा ना प्रियदर्शनी जी। ज्योति, मुझे पूरा करने दीजिए, इनको रोकिए, इनको स्टॉप। एक नाम मैं ये कह रहा हूँ, प्रियदर्शनी जी उन्हें अपनी बात कहने दीजिए ना, आपके बारे में नहीं बोले थे वो।
प्रियदर्शिनी को मैं निमंत्रण दे रहा हूं। मेरे गांव का नाम है गोंदर, करनाल जिले का बड़ा गांव है, वहां आ जाइए। करनाल जिले के हर गांव में लेकर जाऊंगा प्रियदर्शिनी को, लेकिन प्रियदर्शिनी को फिर यह वचन देना पड़ेगा आज कि ये और इनके नेता हरियाणा में राजनीति करना बंद कर देंगे अगर मैं इनको हजारों गांव में ले गया जहां 24 घंटे बिजली आती है। ऐसे ही आदत पड़ गई इनको। अरविंद केजरीवाल भी यही करते हैं, मुझे मालूम है कि आप चैनल में बड़ा साफ झूठ कुछ बोल रहे भी। हैं। क्या डन? अरे क्या डन? हे अज्ञानमूर्ति, मैं आपको बताना चाहता हूं, हे अज्ञानमूर्ति, रुकिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। अरे देवी जी सुन लीजिए, अपनी बात तो कहने दीजिए ना। आपने उनको चैलेंज किया, वो आपका चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं। ये बीच में आप जाइए ना, फिर करनाल जिले की बात करें, आप लोग जाइए साथ। सुबह मेरे गाँव ठीक है, फिर ये बात यहीं खत्म होती है, ये बात यहीं खत्म होती है। मैं केवल करनाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करनाल की केवल एक सेकंड ज्योति जी, मैं केवल करनाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 58 गांव की बात कर रहा हूं, अपने गांव से शुरुआत करने की बात कर रहा हूं। पेट में दर्द हो जाएगा, लेकिन पेट में दर्द हो जाएगा। क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी है? आपको बार-बार मूर्खतापूर्ण बातें करोगे, पेट में दर्द हो जाएगा आपके। कितना झूठ बोलते हैं। अज्ञानता की हद नहीं है क्या ये? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को नींद कैसे पागलपन की आती सारी है? सीमाएं पार कर रहे हो आप। मतलब कमाल है। पागलपन की सीमाएं लांग रहे हो, अज्ञानता की सारी सीमाएं लांग रहे हो। एक सेकंड ज्योति जी, एक दो बातें और मैं कहना चाहता हूं। ये हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ये किसानों की बात कर रहे थे। ये वही पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल जिनके शासनकाल में कंडेला में किसानों पर सिर्फ इसलिए गोलियां चलवा दी गई थी हरियाणा पुलिस की कि उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी से इंडियन नेशनल लोकदल से कहा था कि वो बिजली के बकाया बिलों को माफ करने का खुद का किया हुआ वादा पूरा कर दें। तो जो निहत्थे किसानों पर उनको किया गया लिखित वादा पूरा करने की मांग करने पर गोलियों से उड़वा सकते हैं, क्या उनको किसानों की बात करने का हक है? हाँ, किसानों की बात बजरंग जी भी कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं बजरंग जी, ये एमएसपी उसकी मांग पहली बार होनी शुरू हुई है क्या? अभी आ रहे हैं एमएसपी पहले से देश में लागू है। एमएसपी से एक सेकंड, मैं मुझे केवल 1 मिनट दे दीजिए। ठीक है। देश के किसानों को समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना मिले, इसकी सिफारिश की थी स्वर्गीय एमएस स्वामीनाथन जी ने, जो किसान आयोग के अध्यक्ष थे। उनकी रिपोर्ट कांग्रेस के कार्यकाल में आई थी। उस रिपोर्ट को 4-4.5 साल तक खूंटी पर टांड पर टांग कर रखा कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की मौनी सरकार ने। और उनके कार्यकाल में एमएसपी देने वाले उस सिफारिश को 1.5 गुना लागत से एमएसपी देने की सिफारिश को लागू करवाने के लिए जो मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, उसके मुखिया थे बजरंग जी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अरे भाई, खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत। जब सत्ता में थे, जब ताकत थी, जब जिम्मेदारी आपकी थी, आपने दिया नहीं। और मैं उस पार्टी का प्रतिनिधि और प्रवक्ता हूं जिसने लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य की स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश को लागू किया। एक सेकंड बजरंग जी, अगर बजरंग जी के नाम पर हरियाणा की धरती पर 1 इंच भी खेती की जमीन है और ये कोई किलो आधा किलो टमाटर प्याज कुछ उगाते हैं या गेहूं का कोई दाना पैदा करते हैं, तो इनके खाते में भी जिन फसलों को हम समर्थन मूल्य पर खरीदते हैं, खैर प्याज और आलू छोड़ दीजिए, अनाज गेहूं का अगर 1 भी क्विंटल बजरंग दास गर्ग उगाते हैं, धान का अगर ठीक है सर, आपके कह रहे हैं कि खाते में पैसा आता होगा, ठीक है, आपकी बात और मंडी में बेचते हैं। एक सेकंड गारंटी, मैं एक वाक्य, अगर 1 क्विंटल गेहूं 1 क्विंटल धान बजरंग दास गर्ग ने उगाई हो तो ये लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य मंडी में बेचकर उसको पा रहे होंगे, पाते हैं और समर्थन मूल्य पर मिला हुआ खाते हैं और यहां आकर बिसराते हैं, झूठ बोलते हैं। चलिए, आपने किसानों को लेकर बात कही ना, करते हैं। बजरंग दास जी, आपने सुना किसानों को लेकर चौहान साहब क्या कह रहे हैं? सीएम साहब भी बोलेंगे 28 तारीख को। कांग्रेस और इनेलो को लेकर कह रहे हैं कि आप लोग तो किसानों पर बोलने के काबिल ही नहीं है, सत्ता में थे तब क्या किया था? ज्योति जी, जहां किसानों की बात आज हो रही है, हमारे समय के अंदर पहली कलम से 2005 के अंदर जब हमारी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनी, 1600 करोड़ रुपए एमएसपी की बात करिए बजरंग जी।
क्योंकि एमएसपी की बात करिए ना, बिजली के बिल एमएसपी की बात करते हैं आज, 7200 एमएसपी की बात कर लेते हैं आज। आज एमएसपी की बात होने दो, आंदोलन एमएसपी पर हो रहा है। ज्योति जी ऐसा नहीं चलेगा, एमएसपी पर बुलवा लीजिए आज इनको। ये कहाँ चले गए, ये कहाँ चले गए, क्यों नहीं लागू किया था स्वामीनाथन? आपके समय में नहीं बोल रही है और आप इनको पहले ही बात में बोल रही है, गलत है, ये गलत बात। फजूल की बात नहीं चलेगी। हमारे समय में सबसे ठीक है, तो रोक दिया ना बजरंग जी, अब वो सुन रहे हैं, आप बोलिए ना। स्वामीनाथन क्यों नहीं लागू किया था? बिजली के बिल माफ किए 2200 स्वामीनाथन रुपए का हमने स्वामीनाथन। ठीक है, समय अभी कम है, किसानों को लेकर हम 28 तारीख को भी बात करेंगे। रुपए का बजरंग दास जी, हमने कर्जा हमने माफ किया, जहाँ गरीबों की बात करते हैं। ठीक है किसान, मैं एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी एक छोटा सा सवाल कर लेती हूँ। कल ये प्रस्ताव रखा जाएगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप हमें बोलने नहीं देते? बजरंग जी बिल्कुल, देखिए ये गलत कह रहे हैं आप। आपसे तो सवाल कर रही हूँ मैं, आप फिर उत्तर नहीं दे पाएंगे एमएसपी पर। ठीक है, एमएसपी पर बोलिए फिर। बिल्कुल दूंगा, बोलिए। जिस कमेटी का चेयरमैन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, उस कमेटी का मेंबर नरेंद्र मोदी, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था। क्या बात करते हैं ये लोग? किसान स्वामीनाथन। चांद साहब रुकिए अभी, हर चैनल के तो बीच में बोलने वाले कहाँ पड़ गया? यार बात करते हैं गरीबों की, हमने गरीबों के लिए अनाज दिया, तेल देने का काम किया, मिट्टी का तेल देते थे, चीनी देते थे, हर सामान देते थे, सारी योजना इन्होंने बंद कर दी। सिर्फ 5 किलो गेहूं देते हैं। हमारे समय के तो हम राशन डिपो के माध्यम से गरीबों को 20 रुपए किलो दाल देते थे, 2 रुपए किलो हम गेहूं देते थे, 3 रुपए किलो हम चावल देते थे। 10 लाख गरीब परिवारों को 10,16,572 परिवारों को हमने पाइपलाइन पानी बिछाने का काम किया, टुट्टी लगा के यहाँ तक कि 3,80,000 स्वामीनाथन 100 गज के प्लाट दिए। आपने क्या दिया? समर्थन मूल्य आपने दिया हो, आपने गरीबों को राशन क्यों बंद किया? 20 रुपए किलो दाल देने की योजना बंद आपने क्यों की? ये बोल रहा है, ये कहते हैं हमारी गारंटी है। क्या गारंटी है? 750 किसान आपने मरवा दिए। आपने 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने का डीजल देने का वायदा किया, 100 रुपए कर दिया। ये आपकी गारंटी है? बजरंगी ऐसी बातों पर रसोई गैस देने का वादा किया, आपने 1,000 पार कर दिया। ये आपकी गारंटी है? एमएस स्वामीनाथन कुछ नहीं, गारंटी है आपकी। आप एमएस स्वामीनाथन की बात कर लेते हैं। झूठ बोलने के सिवाय कोई काम नहीं। आज मुख्यमंत्री जी ने समर्थन मूल्य की बात कर लेते हैं। ये उत्तर दे चुके हैं उस पर, चौहान साहब ये उत्तर दे चुके हैं, इनको आप बार बार मत पूछिए। मैं बताऊं, मेंबर था नरेंद्र मोदी जी, इस कहाँ दिया उत्तर? ये दे चुके हैं उस कमेटी के अध्यक्ष की आप बात करें। इनका ये कहना नहीं, बार बार कहते हैं जब भी इनसे पूछा जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी उस वक्त हमने सिफारिश की, हमने हुड्डा साहब ने सिफारिश, ठीक है कह रहे उस वक्त जब हुड्डा साहब अध्यक्ष थे तो लागू काहे नहीं किए भैया? आपने कर दिया क्या? आपने लागू किसने किया? मोदी ने। गाली भी मोदी को दोगे? मोदी का दिया हुआ समर्थन मूल्य खाते हैं बजरंग दास गर्ग। मैं तो देखिए इसलिए भी आपसे अविश्वास किसानों को लेकर आपसे उत्तर ले लिया था। मैं इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बात कर रही थी क्योंकि इसे लेकर व्हिप भी जारी किया गया आपकी तमाम पार्टियों की ओर से। आज चलिए अंतिम कमेंट की ओर चर्चा को ले जाते हुए बजरंग जी, एक तो आप ना शिकायत मत किया कीजिए कि आपको टाइम नहीं दिया जाता। मैं सभी को मेरी डिबेट में मेरे चैनल पर सभी को टाइम दिया जाता है। मैं अगर आपको सवाल पर या मुद्दे पर लाने का प्रयास करते हैं आप गुस्सा हो जाते हैं, ये क्या तरीका है आपका? ज्योति सुनिए, जब मैं बोलना शुरू हुआ, ज्योति जी मेरा छोटा भाई नरेंद्र जी, तो इनको टोका ना मैंने, इनको रोका मैंने। ये रुकते ही नहीं है, इनकी बटन दब जाता है। मेरा साथी मेरा भाई है, मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छा प्रवक्ता है और सरकार का अच्छा पक्ष रखता है, सरकार को बचाने का काम करता है, जबकि इसे निकम्मी और भर सरकार देश में हो नहीं सकती। ये बात बोलते हैं घोटाला। चलिए मैं रेणु साहब से अंतिम कमेंट, अभी डिबेट को वाइंड अप की ओर ले जाते हैं, अंतिम कमेंट लेते हैं अभी। चलिए वीसीआर विंडो चेंज कीजिए। रेणु साहब अंतिम कमेंट आपको। ऐसा गठन में क्या किया आपने? बता दो, आपने कुछ किया तो 4 साल हो गए, कुछ भी आपने नहीं किया। चलिए विजेंद्र जी से सवाल कर रही हूँ मैं, अभय किन किन मुद्दों को उठाने वाले हैं अभी? रेणु साहब ऑडियो नहीं देखिए मैं पहले यह बात कहूंगा कि हमारे साथी ने कहा कि कंडेला कांड का जिक्र किया। यदि कंडेला कांड में एक भी कोई ट्रेजेडी हुई हो और उसका एड्रेस हमारे साथी के पास हो
तो वो हमें भिजवाने का जरूर काम करें, हम उनसे मिलेंगे। वहां सिंगल एक भी ट्रेजेडी नहीं हुई। हाँ, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस फायरिंग हुई थी, और वो फायरिंग ऐसी हुई थी या तो जमीन के ऊपर या आसमान में, डायरेक्ट किसी के सामने किसी के ऊपर फायरिंग नहीं की। इस प्रकार से जैसे कि आज ही पंजाब में एक 22 वर्षीय जवान को सिर में गोली मारने का काम किया। जब सत्ता में होते हैं तो किसान भीड़ ही नजर आते रहे साहब, जो 2016 में हाँ, अब आप कह रहे हैं भीड़ को तितर बितर कर रहे हैं। अपनी सरकार, अब प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन भी तो भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास कर रहे हैं ना। जो कि 9 किसानों की लाशें गिरी 700 किसानों को मारने का, और ये कहते हैं एक भी नहीं, 9 किसानों की लाशें गिरी थी, याद होना चाहिए आपको। ये देखो, आप 9 किसानों की लाशें गिरी थी। आप इनको रोको ना। ठीक है, आपने पूछा उसको बता दिया। चौहान साहब अब आप रुक जाइए, अब आप रुक जाइए, अब आप रुक जाइए, रुक कीजिए, समय नहीं है सर, अंतिम कमेंट दे रही हूँ मैं। आपने पूछा था, ये कह रहे 9 किसानों की जान गई थी, आपका उत्तर तो आ गया ना। हाँ, नहीं, ये अपने रिकॉर्ड पर है ना, रिकॉर्ड पर है, और इस सरकारी रिकॉर्ड पर है। 9 लाशें जली थी, 9 लोगों का संस्कार हुआ था, 9 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, मैं साक्षी हूँ। ठीक है चौहान साहब, आपकी बात आ गई, आपका आरोप आ गया, इनको म्यूट करें। अभी मैं अंतिम कमेंट दे रही हूँ ना सर, आप सभी के बीच में मत बोलें, समय बर्बाद हो रहे हैं। बार बार एक ही बात को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, समय भी नहीं है इनफैक्ट। ये देखो, तो आप बोलिए रेडू साहब। मैं फिर दोबारा कहता हूं, यदि कंडेला कांड में एक भी मौत का इसके पास प्रूफ हो तो वो जरूर दें, अन्यथा जो है ना, ये माफी मांगे हरियाणा प्रदेश के लोगों से। और दूसरी बात ये कहते हैं कि वायदे किए थे चौटाला साहब ने, अरे वायदे तो आपने किए थे, 15 लाख रुपए देंगे, एमएसपी का आपने वायदा किया था, एमएसपी का मृत्यु हुई थी, एमएसपी का वायदा किया था, और आज उस एमएसपी के लिए किसान ये निर्लज्जता है, निर्लज्जता है ये। आप इससे बड़ी निर्लज्जता कोई नहीं हो सकती। ज्योति जी, आप सहन कर रहे हो। काम करेंगे। आज मैं हरियाणा तो प्रदेश मौके का बेरोजगारी के साक्षी मामले पर हूँ। खड़ा हो चुका है, और मैं ये की सरकार जो है ना, इतने ज्योति वायदे जी, करके आई थी, कौन सा कोई वायदा ऐसा इन्होंने होता निभाया? जिसने न और देखा ज्योति जी, होता तो ये कुछ भी कह के चले जाते। अब मैं नहीं करता। गजब के मैं चौहान साहब को म्यूट करने के लिए कह रही हूँ पीसीआर, की आपको कमांड सुनाई नहीं देती है? आप इन्हीं को दे दो टाइम फिर। तो हम सबके बीच में ऐसे नहीं बोलेंगे। मैं अंतिम कमेंट के लिए, ठीक है, ये तो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं ना, ये इनकार कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। कंडेला कांड को लेकर हम जब बात करते हैं, बीजेपी और इनेलो, आप कहते हो, इसको रोकते नहीं हो। रेडू साहब, ये आप नहीं बताएंगे, ये आप नहीं बताएंगे, नहीं रोकते, ये आप नहीं बताएंगे, ये आप नहीं बताएंगे, चुप हो जाओ, चुप हो, लेकिन रोकते नहीं हो, ये आप नहीं बताएंगे, नहीं रोकते। मैं आप भी अगर बोल, मैं और कैसे रोकते हैं रेडू साहब? ये मैं क्यों बताऊंगा? नहीं, मैं बोलकर ही तो रोक सकती हूँ ना। देख रहा है ज्योति जी, आपके चैनल के सारे दर्शक देख रहे हैं, क्या दर्शक देख रहे हैं? ठीक है, दर्शक देख रहे हैं, दर्शक ही डिसाइड करेंगे। और हम बोलते भी नहीं। मैं आपके समय में इनको बार बार रोक रही हूँ, उल्टा आप मेरे पर ही एलिगेशन लगा रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं बोलना ना, अभी रुकिए आप। प्रियदर्शनी जी, अंतिम कमेंट आपका। रुक नहीं रही ना, आप ऑडियो क्यों नहीं म्यूट करते इनका? आप इनका ऑडियो म्यूट करवाया करो। मैं करवा दूंगी रेडू साहब, ये मैं डिसाइड कर लूंगी ना, आप एंकरिंग कर लीजिए मेरी जगह। आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे रेडू साहब, आप डिसाइड नहीं करेंगे। मैं समझ गई हूँ बात आपकी, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। देखिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, आप रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहे हैं ना, आप तो आरोप लगा रहे हैं। कोई नहीं बोलना चाहिए हमारे, ये आपसे रिक्वेस्ट है। प्रियदर्शनी जी बोलिए आप। अरे मेरे बीच में पूरा बोल रहे हैं, रेणु सर प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज। आगे से हम इसको नहीं बोले। जब भी वीरेंद्र मेरे साथ चैनल पर आएगा, मैं एक वर्ड नहीं बोलने दूंगा इसको, ये बता दिया मैंने आज। चलिए, आप लोग लड़ लीजिए, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन अभी समय भी नहीं लड़ने का। क्या बात कर रहे हैं रेणु साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप रुकिए अभी। एक तो आप नहीं, मैं आपके एलिगेशन लेने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पर। आप सोच रहे हैं मैं आप जो बोल रहे हैं वो बोलूं, मैं इनेलो प्रवक्ता बन जाऊंगी? नहीं होगा। चौहान साहब को मैंने रोका, इनकी ऑडियो भी डाउन करवा दी गई है। इतने समय में आप मुद्दे पर बोल सकते थे, आप नहीं बोले, आपने समय बर्बाद किया डिबेट का। इनको म्यूट कीजिए अभी। प्रियदर्शनी जी बोलिए। किसी भी प्रवक्ता के बीच में नहीं रुका, हर प्रवक्ता के बीच में बोला है। प्रियदर्शनी जी, एक मिनट रेणु भाई, प्लीज। हाँ, मैं हैरान हूं कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में कैसे पत्थर फेंकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये खुद तो दूसरों को उनकी बातें याद करा रहे हैं। मैं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है।
नू के दंगे इनको याद करवा दूं कि किस तरीके से इन्होंने अब डिबेट को डिरेल मत नहीं कैसे ये जब बात करें नहीं ज्योति जी, जब ये बात करें तो चमत्कार और हम करें तो अत्याचार, ऐसा नहीं चलेगा। इनको सुनना पड़ेगा सत्य सुनिए कि जब आपसे ये पूछा जा रहा था कि सीआईडी की रिपोर्ट थी, उसके बाद भी आपने दे दिया भैया, जिसको कहते हैं वहां पे एक छोटे से बेचारे बच्चे को, होम गार्ड को वहां पे ड्यूटी पे भेज दिया, उसकी शहादत कर दी। शर्म नहीं आई आप लोगों को? शर्म से डूब मरना चाहिए। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आज की घटना बता रही हूं कि आज ही आप लोगों ने कैसे एक किसान को गोली मरवा दी। आप बताइए, आप कैसे बोलते हैं कि आप किसान के हित में है? अरे इससे ज्यादा तो किसान विरोधी सरकार हो ही नहीं सकती। पूरे हरियाणा को आपने कैद कर लिया है। अगर मान लो किसी के रिश्तेदार को कोई दिक्कत हो जाए दिल्ली में, तो आज कोई व्यक्ति हरियाणा से बाहर नहीं जा सकता। क्या कर रखा है खट्टर साहब ने चर्चा का? सुभाष जी इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, डॉक्टर साहब एक बात बोल रहे थे कि भाई पोर्टल में सारी सुविधाएं मिल जाती है। अरे 7 जिलों में तो आपने इंटरनेट बंद कर रखा है, तो पोर्टल की कहां से सुविधाएं दे रहे हो आप? कैसे दे रहे हो आप? फिर ये देखिए बोल रहे हैं बीच में, लेकिन पोर्टल की कैसे सुविधाएं दे रहे हो आप? जब इंटरनेट ही नहीं चल रहा तो पोर्टल किसान कैसे चलाएगा? और आपका तो पोर्टल भी ढप बैठा हुआ है। तो हकीकत ये है। आप अंतिम कमेंट, रुकिए मैडम, अभी रुकिए आप। सांगवान जी, ज्योति जी, जो चर्चा में सुनने को मुझे मिला अभी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे और गर्ग साहब ने जो बातें कही है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बातें तो ऐतिहासिक तथ्य है कि जो स्वामीनाथन आयोग का मामला है 7.5 वर्षों तक लंबित रहा। दूसरा, ओपीएस की बात कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, और तीसरी बात है ठेका प्रथा शुरू करने की। ये तीनों ही कहानी जो है शुरू कहां से होती है, इस बात की क्रेडिबिलिटी तो कांग्रेस को लेनी ही चाहिए, क्योंकि इसके सूत्रधार तो कांग्रेस ही रही है। इस बात को कैसे गर्ग साहब नकार पाएंगे, इसका तो जवाब उनके पास होता नहीं है। लेकिन ठीक है, अन्य तरह के मुद्दों पर वो चर्चा को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो 3 चीजें हैं, इनका सूत्रधार तो इनकी पार्टी रही है, इनका शासनकाल रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का शासनकाल रहा है। आपने आर्थिक जो स्वायत्तता लाने के नाम पर जिस तरह के आपने खुलापन लाया और जिस तरह के आपने प्रारूप दिए और रास्ते दिए, उस रास्ते से अब अगर कोई भटकेगा तो देश को बड़ा नुकसान होगा। तो आपने वो रास्ता दिखाया जिस रास्ते पर चलकर ये ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त किया गया। ठेका प्रथा कब शुरू हुई थी, ये शायद गर्ग साहब को याद होगा। इनके शासनकाल में 10 साल रहे हैं यहाँ और 10 साल वहां केंद्र में भी रहे हैं। ठेका प्रथा कब शुरू हुई? आउटसोर्सिंग की कहानी कब शुरू? आउटसोर्सिंग शब्द हम लोगों ने कब पहले सुना इस देश में? ये तो इन्हीं के शासनकाल में सुना था। ये बात इनको बहुत बुरी लगती है, ये व्यक्तिगत आरोप लगाने लगते हैं मुझ पर, लेकिन ये सत्य है कि इस देश की जनता को इन तीनों चीजों में झोंकने वाली कांग्रेस पार्टी ही है। इसकी क्रेडिबिलिटी भी इनको अच्छे तरह से लेनी चाहिए। अलग बात है बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने बजट सत्र के मुद्दों को लेकर की है, किन किन मुद्दों की गूंज रही और आने वाली सत्र खास तौर पर बजट से हरियाणा की जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं और किस तरह का बजट पेश किया जाता है कि ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। उड़ना कब आता है, पतंग उड़ाने वालों को शेर को खरगोश आंख नहीं दिखाया करते। मेरी खामोशी की जरा लिहाज रखो, और जो आपका जो है लफ्ज बर्दाश्त नहीं होंगे।